महाराजगंज में एक धारणा बनी हुई थी कि ये सिर्फ एक प्रकार के लोगों का क्षेत्र है, दूसरा कोई यहाँ ना जीत सकता है ना आ सकता है। और अब जब मेरा कैंडिडेचर हुआ है तो वही लोग जो आपस में चुनाव लड़ते थे अब मिल गए हैं। तो इससे आप लोगों को क्या समझ में आता है? ये लोग जो एक दूसरे को गालियां देते थे, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी जनता को शो करते थे, अब आपस में मिल गए हैं और बात बोल रहे हैं कि कट्ठा जाए तो जाए, बिघा नहीं जाने देंगे। इसका क्या अर्थ होता है? ये और किसी को नहीं, आप लोगों को चैलेंज कर रहे हैं, यहाँ के जनतंत्र को, यहाँ के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं कि आप लोग इस लोकतंत्र में का हिस्सा नहीं बन सकते। तो अगर हम यहाँ से सांसद बन के जाते हैं तो हम आप लोगों की आवाज़ वहाँ उठाएंगे, आप लोग सांसद में जाएंगे मेरे माध्यम से। तो इन सब चीज़ों को, ये सब जो पॉलिटिकल भाषणबाजी होती है, इनको समझने की भी ज़रूरत है। बाकी मोदी जी और सेगरीवाल जी पे क्या बोला जाए, मुझे लगता है कि आप लोग सब लोग जानते हैं। यहाँ के सांसद सेगरीवाल जी ने पिछले 10 सालों में एज सांसद कोई यहाँ काम नहीं किया है। हम यहाँ पे नए हैं, ये सच बात है। और 300-400 गांव हमको लगता है अब तक हम घूम चुके, और कहीं भी मुझे नहीं लगता है कि किसी भी एंगल से महाराजगंज आज 2024 का लोकसभा क्षेत्र दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग 1980 के भारत में, 1990 के भारत में घूम रहे हैं। उबड़ खाबड़ रास्ते हैं हर जगह, 80% जो रोड है इस क्षेत्र का सारा उबड़ खाबड़ है। चाहे स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो, किसी चीज़ों पे लगता है कि पिछले 15-20 सालों में कोई काम यहाँ हुआ नहीं है। तो हमको सांसद आप लोग बनाते हैं तो इस बात से आश्वस्त रह सकते हैं, 32 साल मेरी उम्र है, कि मैं आप लोगों के बीच में खड़ा रहूँगा। आप लोग का जो भी समस्या होगा मेरे पास आइएगा, मुखिया जी के माध्यम से उसको हम उठाने का काम करेंगे। जहाँ चिट्ठी लिखने की ज़रूरत पड़ी वहाँ चिट्ठी लिखी जाएगी। जहाँ हमको स्वयं जाना पड़े, किसी मंत्री के यहाँ, भारत सरकार हो, बिहार सरकार के मंत्री हो, उनके यहाँ मैं जाऊँगा आप लोगों के लिए। और यदि सरकार बन गई, जो कि लग रही है कि इंडिया अलायंस की सरकार बन गई, तो फिर तो कुछ कहने की बात ही नहीं रही। हम लोग अपने पार्टी में बहुत मजबूत लोग हैं, हमारे पिताजी अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, और आज तक मैंने नहीं कभी सुना कि हमारे पिताजी की कोई बात को कांग्रेस पार्टी का लीडरशिप, चाहे राहुल जी हों, सोनिया जी हों, कभी उन्होंने कभी मना किया हो किसी चीज़ के लिए। और राष्ट्रीय जनता दल भी हम लोग के अलायंस में है, यहाँ इंडिया अलायंस में, तो वहाँ लालू जी नेता हैं। तो आज तक हमको लगता है कि 35 साल के राजनीतिक करियर में लालू जी ने भी हमारे पिताजी को या हम लोगों को कभी मना नहीं किया हो किसी चीज़ के लिए। तो आप लोग आश्वस्त रह सकते हैं कि आप लोगों का सांसद एक मजबूत सांसद होगा। और ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे आम चर्चा है कि सेगरीवाल जी फ़ोन करते हैं तो PDO CO उनकी बात नहीं सुनता। हम लोग मैनिफेस्टो बांट रहे हैं, जो इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो है, ये एक बड़ा ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। और हमको लगता है कि जब से चुनाव हो रहा है, इतना क्रांतिकारी, खास करके गरीब गुरबों के लिए मैनिफेस्टो कभी आया नहीं होगा। और इसमें सब लोगों के लिए है, हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ ना कुछ है। जो सबसे बड़ी चीज़ इसमें है वो ये है कि जैसे मोदी जी ने 16.5 लाख करोड़ रुपए देश के 22 पूंजीपतियों का माफ़ कर दिया, तो हम लोग कह रहे हैं कि अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो इतना ही पैसा हम लोग इस देश की गरीब जनता को देने का काम करेंगे। हर एक गरीब परिवार से एक महिला चुनी जाएगी, और एक महिला को, जो ज़्यादा उम्र की महिला रहेंगी एक परिवार की, 8,500 रुपये महीना सरकार देने का काम करेगी, जो कि साल के 1 लाख रुपए बनते हैं। हमारे किसानों के लिए है कि MSP पे हम लोग कानून बनाएंगे और उस पर गारंटी मिलेगी। अगर MSP से कम कोई अनाज खरीदेगा तो वो उस पर लीगल कार्रवाई हो जाएगी, और साथ में MSP को हम लोग दुगना करने का काम करेंगे। मुझे गर्व है कि UPA 1 में हमारे पिता देश के कृषि मंत्री होते थे, और आप लोग याद करिए उस ज़माने को, कि उस समय MSP जो 500 रुपया होता था, 550 रुपया होता था वाजपेयी जी की सरकार में, उसको सीधे 1100 रुपया करने का काम किया था, दुगना करने का काम किया था। अन्य चीज़ों में तिलहन, दलहन, अलग अलग चीज़ों, सब कुछ का दाम दुगना करने का काम हुआ था। याद है आप लोगों को UPA 1 की सरकार में? तो उसी चीज़ को हम लोग फिर से लेके आए हैं और घूम रहे हैं कि MSP को दुगना करेंगे, साथ में उस पर कानून बनेगी। जो भी एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट है
उस पर जीएसटी हटा दी जाएगी। एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट पे कोई जीएसटी नहीं लगेगी और दूसरे चीज़ों में भी जीएसटी के जो अलग अलग दर हैं मोदी जी के 28%, 18%, उन सबको ख़त्म करके सिर्फ एक जीएसटी लागू होगा अन्य चीज़ों पे। किसान लोगों के एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट कुछ नहीं होगा, लेकिन दूसरी चीज़ों पे एक जीएसटी लगेगी और कम दर पे लगेगी, ताकि हमारे छोटे व्यापारियों को भी मदद मिल सके। जो हमारे युवा साथी हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, तो हर एक जो युवा साथी मेरा ग्रेजुएट है, हर एक ग्रेजुएट युवा साथी के लिए 1 लाख रुपए की इंटर्नशिप सरकार देने का काम करेगी। और साथ में एक भारत के बजट में 50,000 करोड़ रुपए का अलग से फंड अलग किया जाएगा, ताकि जो हमारे युवा साथी कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको एक आसान तरीके से लोन उपलब्ध हो पाएगा। ये 50,000 करोड़ का फंड सिर्फ युवा साथियों के लिए होगा जो बिजनेस व्यापार करना चाहें। इसके अलावा अग्निवीर योजना मोदी जो लेके आए हैं उसको हम लोग समाप्त करने का काम करेंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि आर्मी में जो हमारे युवा साथी हैं 19-20 साल की उम्र में भर्ती हों और 23-24 साल की उम्र में रिटायर होकर गांव में बैठ जाएं। तो इस नॉनसेंस को हम लोग ख़त्म करेंगे और जैसे पहले बहालियाँ होती थी फिर से वैसी होंगी। वाजपेयी जी की सरकार में आप लोगों को याद होगा कि जो पेंशन मिलता था वो पेंशन ख़त्म कर दिया गया। 2004-05 से जो बहालियाँ हो रही हैं सरकारी नौकरियों में, उनमें पेंशन ख़त्म है, पेंशन नहीं मिलेगा। तो जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है राज्यों में, वहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से हम लोग लेकर आए हैं और अब कह रहे हैं अपने मैनिफेस्टो के जरिए कि भारत सरकार में जैसे पहले होता था फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी, सब लोगों को पेंशन फिर से मिलेगा। और हम लोग समझते हैं कि बड़े बुजुर्ग यहाँ पे दिख रहे हैं, ज़्यादा अभिभावक समान बड़े बुजुर्ग लोग, जो लोग नौकरी कर चुके हैं उनके बुढ़ापे के लिए, उनके मान सम्मान के लिए पेंशन ज़रूरी है। इसलिए पेंशन की व्यवस्था जो है फिर से कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस इस देश में लेकर के आएगी। बाकी आप लोग जानते हैं जिस प्रकार से तानाशाही मोदी जी की रही है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में उठा के बंद कर देना, ऑपोजिशन की आवाज़ को दबाना, हम लोग समझते हैं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक सशक्त ऑपोजिशन बड़ा ज़रूरी है। और जब ऑपोजिशन के लीडर्स कुछ सवाल उठाएं, चाहे संसद भवन में, चाहे बाहर कोई धरना करें, कोई प्रोटेस्ट करें, तो सरकार का फर्ज बनता है कि ऑपोजिशन के साथ मिल बैठकर मुद्दों को डिस्कस करें, क्योंकि ये मुद्दे आम जनमानस के मुद्दे होते हैं। लेकिन होता क्या है मोदी जी के राज में कि ऑपोजिशन का जो लीडर कुछ उठाए उसको जेल में बंद कर दीजिए। अरविंद केजरीवाल सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर इस देश के, 70 विधानसभा की सीटें हैं दिल्ली में, एक बार जीते 63 सीट्स 70 में से, एक बार जीते 67 सीट्स, मतलब तकरीबन 90% और 95% MLAs विधानसभा में जीत के एक व्यक्ति के आ रहे हैं चीफ मिनिस्टर के। उनको हरा नहीं पाए मोदी जी तो जेल में बंद कर दिया। हेमंत सोरेन के साथ क्या हुआ आप लोगों ने देखा भी 2 महीने पहले। सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गवर्नर हाउस उठा के बंद किया गया, सरकार गिराने की कोशिश हुई और कई सरकारें इन्होंने गिराया। जिस प्रकार हम मीडिया से हम लोग सुनते हैं कि एक MLA को 100 करोड़ रुपए दे के खरीदने का प्रयास होता है, बिहार में भी हुआ। कांग्रेस पार्टी के भी 2 MLAs इन लोगों ने अभी 2-3 महीने पहले तोड़ने का काम किया, RJD के कुछ लोगों को तोड़ने का काम किया। तो ये जो स्वस्थ लोकतंत्र था हमारे देश में और हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, कांग्रेस पार्टी ने उसमें अहम भूमिका निभाई और हम लोगों ने अपने आप को अपना एक संविधान दिया, लोकतंत्र दिया, उसको क्रश करने का काम नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत ने करने का काम किया है। अगर आप डेवलपमेंट और विकास की बात करें तो लोगों को ये कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, ये इनका विकास का मॉडल है। तो ये कोई विकास का मॉडल है कि 80 करोड़ लोग इस देश के सरकार पर निर्भर हैं अनाज के लिए? और क्या ये अनाज पहले नहीं मिलता था? कांग्रेस पार्टी नहीं देती थी 1 रुपये 2 रुपये किलो। और इसमें ये दे क्या रहे हैं? गैस सिलेंडर जो 350 रुपये का था उसका दाम कर दिया 1400। एक तरफ से आप लोगों से 1000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 1050 रुपये, और 100 रुपये का अनाज दे रहे हैं। ये बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं मोदी जी। आप लोग देखे होइएगा फर्स्ट फेज सेकंड फेज में पोलिंग परसेंटेज घटा, तो उसके पहले मोदी जी का भाषण कुछ और था। पहले कह रहे थे कि हम लोग राम जी को लेके आए हैं, तो हम लोग तो जानते हैं कि राम जी सृष्टि के निर्माता हैं और ये लोग कह रहे हैं कि राम जी को यही लोग लेकर के आए हैं। मंदिर बना, ठीक है, हम लोग स्वागत करते हैं, और मंदिर जितना बनाना है बनाइए, सबको खुशी होती है। मुसलमान लोग अगर अपना मॉस्क बनाए उनको उस बात की खुशी होती है, क्रिश्चियन लोग गिरजाघर बनाए उनको खुशी होती है, तो लाजमी बात है हिंदू समाज को मंदिर बनने से खुशी होगी। लेकिन ये भी ज़रा सोचिएगा कि उस मंदिर में सिर्फ मोदी जी का ही कंट्रीब्यूशन है कि पहले भी जो लोग रहे हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन है। हम नाम लेके नहीं बोलना चाहते हैं,
किस किस प्रधानमंत्री का क्या क्या योगदान रहा है, किस किस के समय में क्या क्या हुआ था। हम लोग राम जी के पुजारी हैं और इन लोगों को कहते हैं ये लोग राम जी के व्यापारी हैं। लेकिन फर्स्ट फेज जब पोलिंग घटा, जब परसेंटेज घटा, तो सारा भाषणबाजी बदल गया। राम जी चले गए, हट गए इनके भाषणों से। 400 पार का नारा था वो भी चला गया। अब कह रहे हैं कि कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है कि कांग्रेस सरकार में आ जाएगी तो हिंदू महिलाओं का सोना छीन लेगी, उनका मंगलसूत्र तक छीन लेगी और उन लोगों में बांट देगी जिनके बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं। तो हम लोग अपना मैनिफेस्टो यहाँ भी बांट रहे हैं, सब जगह बांट रहे हैं। और किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको रिलीज करते हैं हम लोग और पूरे देश में बढ़ता है। तो पूरी इंडिया अलायंस, बड़े बड़े नेता मोदी जी को चैलेंज करें, भाई दिखाइए हमारा मैनिफेस्टो सामने है, कहाँ इसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो मोदी जी ने अब इतना स्तर गिरा लिया है कि वोट उनको समझ में आया कि हम नहीं बन रहे हैं, शायद सरकार में हमारी सरकार नहीं बन रही है, तो जो मन में आ रहा है सो बोल रहे हैं। तो ये बेवकूफ़ किसको समझते हैं? इंडिया अलायंस के नेताओं को समझते हैं या इस देश की जनता को भोला भाला समझते हैं कि इसको बेवकूफ़ बना के कुछ भी बोल के और मैं चुनाव जीत जाऊंगा? तो हम चाहते हैं कि आप लोग इस पे भी गांव में चर्चा करें। प्रधानमंत्री का पद इस देश में ऐसा पद होता था कि कुछ प्रधानमंत्री बोले तो पूरा देश सुनता था, एक विश्वास होता था। और यहाँ ये कुछ भी बोल देते हैं, कभी 2 करोड़ नौकरियां तो 15-15 लाख दे दूंगा, बन गए प्रधानमंत्री बोल के। कांग्रेस ने देश को लूटा, 80 लाख करोड़ रुपए रखे हैं विदेश के अकाउंट्स में। अब तो 10 साल रह लिए प्रधानमंत्री, कहाँ है वो 80 लाख करोड़ रुपए जो विदेश के बैंकों से ये लाने वाले थे? कहते थे कि कहते थे कि 100 नए शहर बनाऊंगा, 100 नए स्मार्ट सिटीज बनाऊंगा। तो लालू जी इधर से बोलते थे गांव शहर नहीं, हमको स्मार्ट गांव चाहिए। तो ना गांव ही स्मार्ट बना, ना ही 100 नए शहर बने। आप लोग जानते हैं कोई नया शहर जो मोदी जी का वादा था 100 नए शहर बनाऊंगा? और कहते थे चाइना से मानसरोवर ले आऊंगा, दाऊद इब्राहिम को ले आऊंगा पाकिस्तान से। तो मानसरोवर तो नहीं लाए चाइना से, उल्टे लद्दाख के देपसांग प्लेन्स में हजारों स्क्वायर किलोमीटर जमीन चाइना ने छीन ली भारत से। 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स जहां हमारी सेना पेट्रोलिंग करती थी चाइनीज बॉर्डर पे, वहां पे आज पेट्रोलिंग नहीं हो रही है। पैंगोंग लेक में 4 पेट्रोलिंग पॉइंट, इसके अलावा पैंगोंग लेक में भी आज चाइना ने भारत से छीन लिया। ऑपोजिशन जब पार्लियामेंट में उठाती है इन मुद्दों को तो कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, जबकि इसका कोई प्रेसिडेंस नहीं रहा है। ये सारे मुद्दे पार्लियामेंट में आज़ादी के बाद से डिस्कस होते आ रहे हैं, लेकिन ये अपना खाल बचाने के लिए ऐसा कहते हैं। और सबसे शर्मनाक बात तो तब हुई जब किसी मीडिया के साथी ने पूछ दिया जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर से कि चाइना ने ज़मीन हड़पी है, आपको इस पर क्या कहना है? तो उन्होंने सीधे कह दिया कि चाइना हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उससे नहीं लड़ सकते। ये है इनका राष्ट्रवाद। मैं ये सब इसलिए यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अपर कास्ट और बनिया समाज के लोग हैं, ये लोग सबसे ज़्यादा बीजेपी को गले लगाने वाले लोग हैं। तो हम इनका पोल खोल रहे हैं आप लोगों के बीच में कि आप लोग क्यों मोदी जी को पसंद किए, क्यों 14 में लाए? इसीलिए लाए ना क्योंकि मोदी जी कहते थे कि 56 इंच का सीना है, बहुत भारत मजबूत हो जाएगा। लेकिन ऐसा कब भारत ने देखा, आज़ाद भारत ने, कि चाइना जमीन कब्जा रहा है और फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि नहीं हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था, हम नहीं लड़ सकते। खुद ही स्वीकार कर लिया। तो अब कम से कम आप लोग जागरूक बनिए, आप आपस में एक दूसरे को बताइए ये बातें। मीडिया इसको नहीं बोल रहा है, आर्मी के, लेकिन जो रिटायर्ड लोग हैं उनको अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वो लोग इन सब चीज़ों को बोल रहे हैं। जिन सांसदों का बीजेपी से नहीं पड़ता, जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी, GD बख्शी, ये लोग बीजेपी के पक्षधर हैं, ये लोग अपने इंटरव्यूज में इन चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं। खैर यही बोल के हम आगे बढ़ेंगे और आप लोग से आशा करेंगे कि जैसे आप लोगों ने स्वागत किया, इस 32 साल का युवा को आप लोग जिताने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। जय महाराजगंज, जय हिंद।